नमस्ते, आप सभी का स्वागत है विज्ञान अभ्युदय में। तो यहाँ पर हमने अभी तक बात करी आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में, आर्यभट्ट जी के बारे में। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे विशेष बातें हैं। हम एक भूमिका बाँध रहे हैं ग्रंथ की। ग्रंथ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत कम शब्द ही बहुत सारी चीज़ें बयाँ करते हैं, वो वाली बात है यहाँ पर। कम लिखा है, संक्षिप्त लिखा है, लेकिन बहुत कुछ बताया है। तो थोड़ा-सा हम भूमिका बाँध देंगे, तो आपको एक जनरलाइज़ आइडिया होगा कि इस ग्रंथ में क्या है, हमें क्या-क्या देखना है, कैसे करना है और क्या अद्भुत जानकारियाँ हैं। अभी से एक थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, तो उस रूप में हम फिर उसको लगातार श्लोकों के रूप में हम लगातार उसको पढ़ेंगे, जितना हमारे पास उपलब्ध है। मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो पिछली वीडियोज़ में कवर नहीं हुई, क्योंकि हम आज आर्यभट्टीय ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इस ग्रंथ में क्या ऐसा विशेष है, क्या कुछ तो है ऐसा जो इसका इतना डंका बजता है। आज तक ये ग्रंथ अमर है आर्यभट्टीय। तो एक बात यह बतानी थी आपको कि ऐसा भी कुछ हमें प्रूफ्स मिल चुके हैं कि इसके जो पूरा हमारे पास आर्यभट्टीय उपलब्ध नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं, तो ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन्हें खोजा जाना अभी संभव नहीं है। हो सकता है कभी वो मिले या फिर ना भी मिले, लेकिन जैसा भी है, लेकिन अपने पास जितना अभी उपलब्ध है उसका अभी भाष्य हुआ है और उसी को हम अभी तक देखेंगे। बाकी कहते हैं कि इससे ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा था, लेकिन शैली इसमें लिखा गया कि संक्षिप्त रूप से ही लिखा गया कि भाई ज़्यादा पहुंच ना पाए, अन्य जगहों तक ज्ञान को संजोए रखना है। दूसरा क्या था, विद्यार्थियों के लिए सुगम हो, उसे आसानी से याद रखा जा सके। तो इस रूप से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और देखते हुए कि सत्य ज्ञान को थे, जैसे हमने पिछली चर्चा की थी कि उनका उद्देश्य क्या था, आदि वो चर्चा कर ली थी। तो एक बात यह नहीं निकल के आई कि ये आर्यभट्टीय जितना अभी उपलब्ध है इससे कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसके और प्रमाण हमें जब मिलेंगे जब हम सारे ज्योतिष के ग्रंथों को, वराहमिहिर के, ब्रह्मगुप्त के, अन्य जिनके भी थे, सबका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बातें मिलेंगी कि भाई भास्कर आर्यभट्ट जी ने ऐसा कहा है, उन्होंने इस बारे में ऐसा कहा है। जहाँ आपको इस ग्रंथ के अलावा नई बात दिख जाए, मैं आपको बड़े जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ, आप अच्छे से सीखिए इस ग्रंथ को। जैसे हम पढ़ाएंगे सारे श्लोकों को, तो आपको जब भी कोई बात नहीं दिख जाए उस ज्योतिष के ग्रंथ में, तो आप समझ लीजिए कि आर्यभट्टीय जो पुस्तक है वह अधूरी है। ऑथेंटिक ग्रंथ हो, ब्रह्मगुप्त जी का हो, जिसका भी हो, ऑथेंटिक ग्रंथ हो, उसमें यदि कोई ऐसी बात दिख जाए कि ब्रह्मगुप्त जी ऐसा बोल रहे हैं कि आर्यभट्ट जी ने ऐसा लिखा है, तो यानी आप समझ लीजिएगा कि वो मिट चुका है। एक और बात निकल के आती है इसमें। ज़्यादातर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो उनमें छेपक हो जाता है, मिलावट हो जाती है। जैसे कोई कहता है पुराणों में मिलावट हो गई, कोई कहता है मनुस्मृति में मिलावट हो गई, तो ऐसे मिलावट हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे सूर्य सिद्धांत का हम चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य सिद्धांत में भी मिलावट हो चुकी है। लेकिन वही बात आर्यभट्ट की जाए तो आर्यभट्टीय में कोई भी छेपक नहीं है, कोई भी, जितना ये उपलब्ध है उतना शुद्ध रूप में उपलब्ध है, इसमें कोई छेपक नहीं है। और इस बात की आपको जानकारी इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे जब हो जाएगी। तो इसकी विशेषता के बारे में करें तो लेखक कहते हैं कि इनके नाम में आर्य है, तो ये आर्यवर्त को भी शो करता है और आर्य छंद को भी शो करता है। आर्य छंद में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। छंद होते हैं बहुत सारे, तो उसमें आर्य छंद में इसको लिखा। यह ग्रंथ छोटा है और इसको 4 भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया। जो प्रथम भाग है उसमें 11 श्लोक है ना, और उसका नाम क्या है, गीतिका पाद है। प्रथम जो भाग किया है इन्होंने, उसका नाम क्या है, गीतिका पाद। 11 श्लोक हैं उसमें। तो वहाँ पर उन्होंने वर्णन क्या किया है, मुख्य बात यह है किस किस चीज़ में वर्णन किया। मात्र 11 श्लोक में आप देखिए किन किन चीज़ों का वर्णन हो जाएगा। युगों का वर्णन हो जाएगा, सारे जो युगों की माप हैं, मनवंतर, कल्प वगैरह जितनी भी मापें हैं, छोट रूप में यहाँ पर वो चर्चित हो जाएंगी 1-2 श्लोकों में, कुछ श्लोकों में ही। मतलब 11 श्लोक है इनके अंतर्गत ही। यहाँ पर ही आपको ग्रह भग्नों का जो है वो प्रमाण मिल जाएगा। पृथ्वी की चलन के बारे में, जैसे मंद उच्च, शीघ्र उच्च भगन, इनके बारे में आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो आर्यभट्ट जी ने क्या किया, पहली बार ये नंबर सिस्टम लाए। मतलब इन्होंने क्या किया, जो अपने वर्ग थे, वर्ग के अनुसार अक्षर थे, जैसे क ख ग घ न अ आ इ ई स्वर थे, जितने भी व्यंजन थे, इस रूप में इन्होंने संख्याओं को डिजाइन किया। समझ रहे हैं आप इसका अर्थ? इस लाइन को पढ़िए। जिस प्रकार अक्षरों में अंक का ज्ञान आर्यभट्ट ने किया है, ये लाइन आपको समझा सकती है कि अक्षरों से अंकों की गणना की। जैसे क को 1 माना गया, ख को 2 माना गया। ऐसा कहते हैं कि ग्रीकों को भी इसकी नॉलेज थी, लेकिन फिर लेखक ये व्यंग कसते हैं कि यदि उनको ये सब जानकारी थी, तो आर्यभट्ट जी ने यदि उनसे ये जानकारी ली होती ग्रीकों से, तो एक बात बताइए, स्वर 0 कैसे
से दे दिया, उनको तो नहीं थी ये नॉलेज, तो इन्होंने ये कैसे दे दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। आप देखिए आर्यभट्ट जी ने स्वरों से जीरो का मापन किया। ए को 1 कहा, ई को 100 का रूप दिया, ऊ को 10,000 का रूप दिया। तो इस तरीके से आगे और भी हैं ऐसे, एक एक गैप आता चलेगा और इस तरीके से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। और जैसे मैंने बताया कैसे लेके लास्ट तक वो 24 आ जाएंगे, एक एक का वो बनाते जाएंगे। और कुछ जो अवर्गीय जो होते हैं जैसे ये, रे, है, तो इनको 2 के जोड़ से आएगा। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम दिया, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं। इससे क्या हुआ, चीज़ों को बहुत शॉर्ट रूप में इन्होंने लिख दिया। एक 3 अक्षरों की चीज़ें छोटी सी में लिख दिया कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को भी बहुत, क्योंकि हम आप देखिए कि वहाँ पर कहीं पर भी अभी तक अंक गणित का नहीं दिखता है। आर्यभट्टीय में कहीं पे भी अंक गणित का नहीं दिखता है, सब चीज़ें आपको अक्षरों में ही दिखेंगी। तो अक्षरों के, क्योंकि उस समय तक इतना विकास नहीं हुआ था इनका अंकों का, तो आपको अंकों के रूप में ही उस चीज़ को शॉर्ट करके इतना सुंदर तरीके से श्लोक में ही डिजाइन करके आर्यभट्ट जी ने दिया है। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है इसकी। और इसके बाद यदि थोड़ी बहुत और बात करें तो एक बात आती है जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि दूसरे देश में ज्ञान ना जाए, अपनी कमजोरियाँ ना जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा इस रूप में डिजाइन करते हैं कि शिष्यों के रूप में ये परंपरा चली जाए। तो यहाँ पर उसके लिए एक कहानी दी हुई है कि जो सिकंदर थे, उन्होंने एक बार उनको पता चला कि उन्होंने किसी ग्रंथ को लिखा है, अरस्तू उनके गुरु थे सिकंदर के। तो वहाँ पर वो उनको पत्र लिखते हैं, पूछते हैं कि आपने ये लिख तो दिया है ना, लेकिन जिसके कारण लोग दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, यानी नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान, है ना, उसको ही आप ऐसे ओपन कर देंगे, सार्वजनिक हो जाएगा, तो फिर उसकी विशेषता क्या रह जाएगी। तो अरस्तू ने फिर उनको वापस लिखा कि मैंने उसको इसी प्रकार से लिखा है कि वो शिष्य परंपरा के रूप में ही जीवित रहेगा, है ना, कि उसको हमारे शिष्य समझ सकेंगे, है ना, सब नहीं समझ सकेंगे, इस रूप में उसको मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हर कोई अपना ठप्पा लगा के रखना चाहता है और ये ज़रूरी था उस समय के अकॉर्डिंग। आज हमने विज्ञान का आदान प्रदान किया है, हालांकि वो अलग कारण है, अलग विषय है, लेकिन मूल रूप से समझे तो ठीक है ये जैसा उनका उस टाइम था। तो इस तरीके से एक और बात ये आती है कि जो भास्कराचार्य जी थे, उन्होंने भी इस प्रकार से थोड़ा सा डिज़ाइन किया होगा कि उस टाइम, क्योंकि आप देखिए आर्यभट्ट जी का जो समय काल था, उस समय काल में कहा जाता है कि आक्रमण भी हो रहे थे, जाल मार की हानि भी हो रही थी, युद्ध भी हो रहे थे। तो वो समय परिस्थिति ऐसी थी उस टाइम, हो सकता है ज्ञान विज्ञान को बचाने की ज़रूरत पड़ी हो। और ये सब बातें नहीं है, अपने हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहे, इन चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो और बात की जाए तो उन्होंने परिधियों के बारे में बताया, मतलब जो अपना चाप के बारे में, जीवा के बारे में, सबके बारे में इनके बहुत अच्छा वर्णन किया। अब देखिए जो बात मैं कर रहा था कि अक्षरों से अंकों का वर्णन तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अभी देखेंगे नहीं, हम इसको द्वितीय श्लोक है ये, प्रथम भाग का द्वितीय श्लोक ही है। हम जब श्लोक शुरू करेंगे, जब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आप देखिए ये 2 लाइन का, 2 पंक्ति का श्लोक है, बहुत आसान सा लग रहा है, छोटा सा, इसमें वर्ग शब्द ही 4-5 बार आया होगा। तो इतना सरल श्लोक होने के बावजूद भी हम क्या है, इसको समझेंगे तो 2 पन्ने समझने में लगेंगे, तो इतना विस्तृत जानकारी है। अब जो आर्यभट्ट जी के चर्चा नाम से इन्होंने एक विषय लिखा है कि जितने भी परवर्ती आचार्य हैं, जो भी भाष्यकार हुए, जो भी आचार्य हुए, सब ने कहीं ना कहीं आर्यभट्ट जी का वर्णन किया है। ये आर्यभट्टीय पुस्तक का वर्णन किया है। और बड़े बड़े जो, वही बात आई कि इनके शिष्य थे बहुत बड़े बड़े थे, जैसे आगे शायद आया होगा, लल्ल का उदाहरण आया होगा। जो लल्ल थे वो भी इनके शिष्य थे, शायद बाद में आए। तो जो लल्ल थे वो भी इनके शिष्य थे, यहीं पर है, ये देखिए आप, परमेश्वर भट्ट दीप का टीका लिखने वाले जो लल्ल थे वो भी इनके शिष्य थे, है ना। और इसके अलावा जो बहुत सारे इनके शिष्य, जैसे भास्कर प्रथम इनके शिष्य थे, उनका हमने पढ़ा कि समुद्र से भी अधिक ज्ञान हो गया। इसके अलावा एक बात और आती है, ये आती है उज्जैनी के बारे में, उज्जैन के बारे में। भास्कराचार्य ने ज्योतिष के लिए उज्जैन को मुख्य केंद्र बताया, मुख्य बिंदु बताया, बहुत महत्वपूर्ण बताया। जबकि मतलब एक उन्होंने श्लोक दिया, इसमें तुलना की गई, लेकिन हम जब श्लोक आएगा इसको तब देखेंगे लंका से किस प्रकार तुलना की गई, रावण की लंका से। रावण का उधर का भी कहा जाता है कि ज्योतिष का पॉइंट से वो बहुत बढ़िया है ना, तो उससे तुलना की गई, लेकिन हम श्लोक आएगा तब इसको अच्छे से देखेंगे। और एक उन्होंने जो ब्याज संबंधित एक प्रश्न था, उसका उत्तर सूत्र रूप में दिया है उन्होंने। आप देखिए कितना सुंदर चीज़ है, मूलधन, ब्याज, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है,
ज्योतिष के साथ साथ गणित की जानकारी, सामान्य गणित की जानकारी में दिए, वृत्त क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी दिए जो भी, और पृथ्वी चलन का भी जो खंडन भास्कराचार्य, एक बात आती है कि भास्कराचार्य खंडन करते हैं पृथ्वी चलन का, लेकिन भ्रम का फैलाया गया कि वो आर्यभट्ट जी का खंडन कर रहे हैं। आर्यभट्ट जी का खंडन नहीं कर रहे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य बौद्धों का खंडन करते हैं, जो कहते हैं कि पृथ्वी, जो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर पढ़िए उनकी बातें, उसको नोट कीजिए। भास्कराचार्य बौद्धों से कहते हैं कि हे बौद्ध, तुम्हें ऐसी वृथा बुद्धि कहाँ से आई कि पृथ्वी नीचे की ओर जाती है, जबकि तुमने देखा होगा कि आकाश में फेंकी हुई गुरु वस्तु शीघ्रता से गिरती है और लघु वस्तु तद अपेक्षा विलंब से। पृथ्वी बहुत गुरु है। आप देखिए उनके शब्दों की आप कीमत पहचानिए, एक एक शब्द की कीमत पहचानिए आप, इतना शानदार तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात पूरी होती है। हमने आर्यभट्टीय ग्रंथ का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है लगभग। यदि कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो हम वो देख लेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक अब हम आर्यभट्टीय ग्रंथ को शुरू करने वाले हैं, प्रथम भाग को शुरू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे और जल्दी से जल्दी आर्यभट्टीय ग्रंथ को पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम सूर्य सिद्धांत को लेंगे। जी धन्यवाद।